अस्सलामुअलैकुम। एमसीक्यू नंबर टेस्ट नंबर 9 डिस्कस करना है हमने, जो कि ओहम्स लॉ विद रेजिस्टर कम्बिनेशन से रिलेटेड है। देखिए, फर्स्ट एमसीक्यू है, रेजिस्टेंसेस ऑफ 4 ओहम एंड 6 ओहम आर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट, सीरीज में कनेक्टेड है। कहता है आप ये बताएं कि 6 ओहम की जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। देखें जरा, सॉल्व करते हैं। 4 ओहम और 6 ओहम की बैटरी है, लाइक इस तरह से। फर्स्ट एमसीक्यू, 4 ओहम और 6 ओहम की रेजिस्टर है, 4 ओहम और 6 ओहम की रेजिस्टर है, लाइक ये एक और ये दूसरी। कहते हैं दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। एक 4 ओहम की है और दूसरी 6 ओहम की है। ये कनेक्टेड है दोनों सीरीज में, और दोनों की दोनों कनेक्टेड हैं बैटरी के साथ, और बैटरी की वोल्टेज है आई थिंक 20 वोल्ट थी। चेक कर लेते हैं दोबारा। यस, 20 वोल्ट की जो बैटरी है उसके साथ कनेक्टेड है। कहता है 6 ओम की रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। 20 वोल्ट की बैटरी के साथ ये कनेक्टेड है। कहता है बताएं कि ये जो 6 ओम की रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है ये वाला, ये कितना होगा। इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। देखें कैसे फाइंड करेंगे। अगर मैंने वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करनी है तो डेफिनेटली मुझे फार्मूला जो जरूरत पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा, वो ये पड़ेगा, V इज इक्वल टू आई आर। ऐसे ही है। तो अब अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है तो रेजिस्टेंस भी इसी की जरूरत पड़ेगी और करंट भी इसी का जरूरत पड़ेगा। अब रेजिस्टेंस उसकी पता है 6 ओहम है, तो वो तो मैं 6 लिख दूंगा, जबकि आई एज इट इज अभी फिलहाल मैं लिखूंगा, क्योंकि मुझे करंट नहीं पता कि कितना करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। वो करंट भी अगर मुझे पता चल जाए यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। अब करंट इसमें से कितना फ्लो कर रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मुझे पता है कि क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो लिहाजा करंट जो है वो सेम फ्लो करेगा। तो करंट अब फाइंड कर लेते हैं। अब देखें करंट क्या होगा इस पूरी कॉम्बिनेशन में से, वो होगा पूरी कॉम्बिनेशन का वोल्टेज ड्रॉप डिवाइडेड बाय पूरी कॉम्बिनेशन की रेजिस्टर। अब पूरी कॉम्बिनेशन का वोल्टेज ड्रॉप वही है जो बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप है, यानी 20, और पूरी कॉम्बिनेशन की रेजिस्टर क्या बनेगी, जरा सीरीज में है ना, तो इनको सम अप करें तो क्या बनेगा 10। सो आंसर क्या आ गया 2। तो अब यहाँ पे पुट करें 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो लें जी वोल्टेज ड्रॉप हमें मिल गया 6 ओहम की रेजिस्टर के अक्रॉस 12 वोल्ट। ठीक है। इसी तरह अगर आपसे सपोज करें 4 ओहम की रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पूछा होता, फिर आप क्या करते, फिर भी यही करते ना, V इज इक्वल टू करंट जो 4 ओहम की रेजिस्टर से फ्लो कर रहे हैं मल्टीप्लाई 4 ओहम की रेजिस्टर की वैल्यू। अब करंट तो क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है सेम करंट है 2, और 4 ओहम की रेजिस्टर है तो उसकी रेजिस्टर की वैल्यू ही 4। तो इसका मतलब है 4 ओहम की रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ गया 8 वोल्ट का। ठीक हो गया। लेकिन अभी क्योंकि 6 ओहम की रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पूछा है इस एमसीक्यू में, तो वो आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 12 वोल्ट। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आगे समझ बात की। ओके जी, नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 2 देखें। कहते हैं 3 कंडक्टर्स हैं, वो कितना कितना करंट ड्रॉ करते हैं, 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर 4 एम्पेयर रिस्पेक्टिवली व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी इन पैरेलल इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द सेम बैटरी। तो कहता है कि बताएं करंट कितना ड्रॉ होगा। अभी कितना कितना ड्रॉ कर रहे हैं, 1 2 और 4 एम्पियर का, यानी वो ये चीज कह रहा है आपको। नंबर 2 कहता है कि ये 3 रेजिस्टर्स हैं, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया पहले स्टार्ट में, ये इस तरीके से इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया एक बैटरी के साथ। ठीक हो गया। तो ये कितना कितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं। कहते हैं इसमें से 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, इसमें से 2 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, और नीचे वाला जो है उसमें से 3 एम्पियर का, सॉरी 4 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। 4 ही बताया आई थिंक, चेक कर लेता हूं मैं दोबारा। 1 2 एंड 4 एम्पियर, यस, 4 एम्पियर का करंट उसमें से पास हो रहा है। ठीक हो गया। तो ये वाला करंट है 4 एम्पियर। कहता है आप ये बताएं कि अगर इन्हीं रेजिस्टर्स को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए सेम बैटरी के साथ, बैटरी की वोल्टेज है V, कहता है सेम बैटरी के साथ अगर इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो अब जो है इन तीनों में से, अब जो है इन तीनों में से करंट कितना पास करेगा, द करंट ड्रॉन विल बी, तो कितना करंट जो है वो फ्लो करेगा। जरा तीनों जब सीरीज में आ जाएंगे तो सेम करंट ही होगा। ले जी, अब अगर इन तीनों को मैं सीरीज में लाके कनेक्ट कर देता हूँ लाइक इस तरह से, ये पहला रेजिस्टर आ गया, ये दूसरा आ गया, और ये तीसरा आ गया। तो अब मैंने बताना है कि अब कितना करंट इनमें से फ्लो करेगा। क्योंकि सेम बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो वोल्टेज वही V होगी जो इस केस में थी। ठीक है। अब मैंने क्योंकि करंट फाइंड करना है तो करंट का तो बेसिक फार्मूला क्या होगा, करंट विल बी इक्वल टू
पूरी कॉम्बिनेशन का वोल्टेज ड्रॉप V, यानी बैटरी वाला ही वोल्टेज ड्रॉप, डिवाइडेड बाय पूरी कॉम्बिनेशन की रेजिस्टर। अब पूरी कॉम्बिनेशन की कितनी रेजिस्टर है वो तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता पूरी कॉम्बिनेशन का वोल्टेज ड्रॉप मुझे पता है, क्योंकि जो वहां का वोल्टेज ड्रॉप था वही यहाँ का भी है। उस वोल्टेज ड्रॉप को V का नाम दिया तो इसको भी V का नाम देना पड़ेगा, और वही V यहाँ पे मैं इस फार्मूला में लिख दूंगा। तो लिहाजा ये तो बस ये V जो है ये V का V ही है, ठीक हो गया। लेकिन रेजिस्टेंस कितनी है उसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ेगी इस इंफॉर्मेशन को यूज करके। तो बहुत आसान है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके रेजिस्टेंस फाइंड कर लें, ठीक हो गया। तो देखें जरा, अब ये ओवरऑल रेजिस्टेंस ये वाली ठीक है ना, ये पूरी की पूरी सीरीज कॉम्बिनेशन की जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू मुझे यहां पे पुट करनी है, क्योंकि क्योंकि करंट जो मैं फाइंड कर रहा हूं मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसी करंट को फाइंड कर रहा हूं, तो रेजिस्टेंस भी सीरीज कॉम्बिनेशन वाली होगी। तो मैं क्या करूंगा, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके पहले ये अलग अलग तीनों रेजिस्टेंसेस फाइंड करूंगा, उन तीनों को इकट्ठा ऐड करूंगा तो पूरी सीरीज कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस आ जाएगी। आगे ना समझ बात की। तो देखें जरा, ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस है R1 वो कितनी बनती है R1 विल बी इक्वल टू, R1 विल बी इक्वल टू इसका वोल्टेज ड्रॉप यानी V, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है, V डिवाइडेड बाय उसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। इसी तरह दूसरी रेजिस्टेंस जो होगी R2 वो कितनी होगी, अगेन इस दूसरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप यानी V डिवाइडेड बाय इसी रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो कर रहा है यानी 2 एम्पियर, तो ये नीचे लिख दिया 2। इसी तरह तीसरी रेजिस्टेंस R3 क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V डिवाइडेड बाय इसमें से पास होने वाला करंट यानी 4 एम्पियर, ये लिख दिया। लेकिन यहाँ पे अब मैंने पुट करनी है जब रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पुट करनी है पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन की, ठीक हो गया। पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस क्या आएगी, इन तीनों को सम अप करने। तो देखें जरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू, तीनों को मैं डायरेक्टली सम अप कर रहा हूँ, तो V/1 प्लस V/2 प्लस V/4, एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा 4, ऊपर बनेगा 4V प्लस 2V प्लस V, तो ये बन गया 7V डिवाइडेड बाय 4, ये आ गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो देखें ये क्या बनेगा, करंट विल बी इक्वल टू V, ऊपर वाला ऐसे ही लिखा और ये नीचे लिख दिया 7V/4। अब V और V तो कैंसिल, 4 ऊपर जाएगा तो आंसर क्या आया 4/7 एम्पियर्स। ले जी, ये हमें मिल गया इस पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन में से फ्लो करने वाला करंट 4/7 एम्पियर्स, ठीक है। तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या बनता है, 4/7 ऑप्शन सी, ठीक हो गया ना। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। देखें जी एमसीक्यू नंबर 3 क्या है। एमसीक्यू नंबर 3 में कहता है कहता है एक सेल है उसकी ईएमएफ 1.5 वोल्ट है। कहता है जब उसको शॉर्ट सर्किट किया जाता है तो उसमें से फ्लो करने वाला करंट 3 एम्पियर है। कहता है जरा ये तो बताएं कि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है। तो देखें जी 1.5 वोल्ट का सेल है, 1.5 वोल्ट का सेल है, ये सेल है यानी बैटरी है, सीधी सी बात है। कितने की है, 1.5 वोल्ट की है। कहता है जब इसको शॉर्ट सर्किट किया जाता है तो 3 एम्पियर का करंट फ्लो करता है। अब शॉर्ट सर्किट करने का क्या मतलब है, शॉर्ट सर्किट करने का ये मतलब है कि इसके दोनों टर्मिनल्स को आपस में डायरेक्ट कनेक्ट कर दें विदाउट एनी रेजिस्टेंस। अगर इन दोनों के दरमियान में मैं रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, लाइक ऐसे, ये देखें जरा, अब अगर दरमियान में इधर मैं रेजिस्टेंस लगा देता हूँ तो ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस के बगैर डायरेक्ट इनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ अब ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है। कहता है जब शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसमें से 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहे हैं। कहता है बताएं कि इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है। तो देखें अभी जो रेजिस्टेंस है इस पूरे पाथ में वो रेजिस्टेंस कोई नहीं है सवाए सेल की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस के, ऐसे ही है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, ओहम्स लॉ के मुताबिक उसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाएगा, तो स्मॉल आर विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आई। तो V कितना है 1.5, आई कितना है 3, तो कितना बना 0.5 ओहम्स। लें जी, ये आ गई इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। आगे समझ बात की। ओके जी, नेक्स्ट इसका आंसर देखें सर, आंसर क्या बनता है, आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ। देखें जी एमसीक्यू नंबर 4, एमसीक्यू नंबर 4 में कहता है कि एक सेल है, उस सेल की ईएमएफ है 1.5 वोल्ट। कहता है जब 5 ओहम की रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस कनेक्ट की जाती है तो 0.2 एम्पियर का करंट इसमें से फ्लो करता है। कहता है बताएं इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है सेल की। यानी अब इस तरह की सिचुएशन बन गई है, देखिएगा जरा, ये देखें, अब सिचुएशन इस तरह की बन गई है नंबर 4। अगेन ये सेल है और सेल कितना है 1.5 वोल्ट्स का।
कहते हैं इसके अक्रॉस 5 ओहम की रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट की। लें जी, अब रेजिस्टेंस इसके दरमियान में कनेक्ट कर दी 5 ओहम की। कहते हैं जब 5 ओहम की रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट की तो इसमें से फ्लो करने वाला जो करंट है वो कितना है? आई थिंक 0.2 एम्पेयर था। चेक कर लेते हैं दोबारा। यस, 0.2 एम्पेयर। तो इसमें से 0.2 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। 0.2 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। कहता है आप बताएं सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? तो कोई मुश्किल काम है ये? देखें सिंपल सा फार्मूला जो आप लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में पढ़ा था, वो क्या था? वो ये था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू EMF माइनस करंट मल्टीप्लाई इंटरनल रेजिस्टेंस। याद है ना ये फार्मूला? बस इसमें सीधी सीधी आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। आपने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो बाकी सारा कुछ उधर शिफ्ट कर दें। तो ये क्या बनेगा? ये लिखा जी मैंने आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी इज इक्वल टू ई माइनस वी। तो यहां से आर क्या आएगा? आर आएगा ई माइनस, और वी की जगह क्या लिखेंगे? करंट मल्टीप्लाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। इधर आके होगी डिवाइड। बस अब वैल्यूज पुट कर दें, अब तो कुछ भी नहीं बाकी बचा करने वाला। तो ई की वैल्यू यानी ईएमएफ बैटरी की बताइए 1.5 वोल्ट, तो ये लिख दिया 1.5 माइनस करंट कितना है? करंट है 0.2 एम्पेयर्स का, मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस कितनी है? 5 ओहम्स की, और डिवाइडेड बाय, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया नीचे, इंटरनल रेजिस्टेंस तो मैंने फाइंड करनी है ना, यहाँ पे आई आता है। तो डिवाइडेड बाय आई, आई कितना है? अगेन 0.2। अब जरा देखें क्या बनेगा। 0.2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 1, तो 1.5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 0.5, 0.5 को 0.2 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 2.5 ओहम्स। ये आ गई इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। आगे ना समझ बात की? तो देखें करेक्ट आंसर क्या बन गया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक, ओके जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ। देखें फिफ्थ एमसीक्यू में क्या कहता है। कहता है एक करंट है 2 एम्पेयर का जो पास करता है एक सेल में से, उस सेल की ईएमएफ बताइए 1.5 वोल्ट। ठीक है, करंट नहीं, सॉरी, सेल में से पास करता, सेल ही तो करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो खैर 1.5 वोल्ट का सेल है और उसने 2 एम्पेयर का करंट प्रोड्यूस किया है। कहता है इंटरनल रेजिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ 0.15 ओम है। कहता है आप ये बताएं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो देखें सेम फार्मूला यूज होगा जो अभी हमने ऊपर वाले एमसीक्यू में, फोर्थ एमसीक्यू में यूज किया। तो देखें जरा, 1.5 वोल्ट की बैटरी है, ये देखें, ये बैटरी है 1.5 वोल्ट की, और ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये समझ आ गई ना बात की? यानी ये पूरी की पूरी जो है ये बैटरी ही है, और ये आर उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस भी लगाई हुई है। जरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तभी पूछा है ना कि रेजिस्टेंस लगाई है। अगर रेजिस्टेंस मौजूद ना हो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। तो जब आपसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस बीच में मौजूद है, तभी वो पूछ रहे हैं। ठीक हो गया? अब रेजिस्टेंस कितनी है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमने सिर्फ उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हमने वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा अब देखें करंट कितना फ्लो कर रहा है, मैं यहाँ से देख लेता हूँ दोबारा करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पेयर्स का, करंट 2 एम्पेयर्स का फ्लो कर रहा है। बैटरी की ईएमएफ जो है वो है 1.5 वोल्ट। ठीक हो गया? और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू उसने बताई है 0.5 ओहम्स की है। इंटरनल रेजिस्टेंस बताई है 0.15 ओहम्स की है। ओके जी, दोबारा डायग्राम की तरफ आ जाएं। अब लिख लिया मैंने जो मैंने लिखना था। ये देखें, ये सारी इंफॉर्मेशन उसने बताई है। कहता है कि 1.5 वोल्ट की बैटरी है और बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस 0.15 ओहम है, 2 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। आप बताएं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो भाई कौन सा मुश्किल बात है, मुश्किल काम है? ये लिखा V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक हो गया? तो अब ये क्या बनेगा? ई की वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू उसने बताई है 1.5, माइनस करंट उसने बताया हुआ है 2 एम्पेयर, रेजिस्टेंस उसने बताई है 0.15 ओहम्स। तो ये बन जाएगा 0.3, उसमें से कैंसिल करेंगे तो 1.2 वोल्ट। तो ये हमारे पास आ गई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो करेक्ट आंसर क्या बना? करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन डी। ठीक हो गया जी? ओके जी, ये था एमसीक्यू नंबर 5 था, ठीक है ना? नेक्स्ट आते हैं हम एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 6 क्या है? कहता है 5 सेल्स हैं, हर एक की ईएमएफ ई है, दे आर जॉइंट इन पैरेलल। कहता है टोटल ईएमएफ पूरी कॉम्बिनेशन की क्या होगी? और तभी पूरी कॉम्बिनेशन की भी तो सेम वोल्टेज होगी ना, ई, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होती है। तो लिहाजा जब सबकी ईएमएफ ई है तो उनको जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो
जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो सेम वोल्टेज होगी, सेम ईएमएफ होगी ई। ठीक, नेक्स्ट देखें, नंबर 7 एमसीक्यू। कहता है एक बैटरी है जो 10 वोल्ट की है और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 7 ओम है। कहते हैं इसमें से 0.5 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। कहता है बताएं कि बैटरी की टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल वोल्टेज कितनी है जब सर्किट को क्लोज किया गया। अच्छा, ये जो है ना, अच्छे तरीके से इस चीज को समझ लें। सर्किट को क्लोज किया जाए तो वोल्टेज क्या होती है, और सर्किट को ओपन रखा जाए तो वोल्टेज क्या होती है। याद रखें, अगर सर्किट ओपन है यानी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो उस सूरत में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज, वो बैटरी की ईएमएफ के एग्जैक्टली इक्वल होती है। और अगर सर्किट क्लोज्ड है यानी उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो उस सूरत में जो वोल्टेज होती है वो फिर फाइंड की जाती है, वही फार्मूला जो अभी हम पिछले 2-3 एमसीक्यूज में यूज कर चुके हैं, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। फिर इस फार्मूला के थ्रू आपको वोल्टेज फाइंड करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे क्योंकि उसने कहा कि सर्किट क्लोज है, तो लिहाजा फिर हमें यही वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो देखें जी, स्टार्ट करते हैं फिर। नंबर 6 देखें, ये बैटरी, ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लाइक इस तरह से। बैटरी की वोल्टेज उसने बताई हुई है 10 वोल्ट्स है। रेजिस्टेंस कितनी है देख लेते हैं दोबारा से। रेजिस्टेंस बताई हुई है इसने 3 ओहम्स की, 3 ओहम्स की रेजिस्टेंस है और 0.5 एम्पेयर्स का करंट फ्लो कर रहा है, 0.5 एम्पेयर्स का करंट फ्लो कर रहा है। कहता है आप टर्मिनल वोल्टेज बताएं। तो अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट हैविंग इंटर, सॉरी ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, मैंने गलत कर दिया। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओहम्स की। ठीक है, ये 3 ओहम्स जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस तरह से। कहता है आप जो है वो टर्मिनल वोल्टेज बताएं। देखिएगा जरा इसको, अब ये देखें, ये 3 ओहम बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी पूरी बैटरी ये है, लाइक इस तरह से। दिस इज कंप्लीट बैटरी। तो टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करनी है, यानी ये वाली वोल्टेज फाइंड करनी है इन रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो है। तो वही काम करना है अभी हमने किया ऊपर वाले एमसीक्यू में, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो देखें ई कितना है, ईएमएफ कितनी है, वही 10 वोल्ट है, माइनस करंट कितना है 0.5 एम्पेयर्स का है, मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस कितनी है 3 ओहम्स की है। ठीक है, ये क्या बनेगा, 10 - 1.5 तो बन जाएगा सीधा सीधा 8.5 वोल्ट। नहीं जी, ये टर्मिनल वोल्टेज आ गई 8.5 वोल्ट। ठीक हो गया ना। तो करेक्ट आंसर क्या बना, करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन सी। ठीक, ओके जी। नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यू नंबर, ये अभी जो की एमसीक्यू 7 था, मैंने 6 लिखा हुआ है इस पे, एमसीक्यू 7 था। नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ। कहता है गिवन 3 रेजिस्टर्स, हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज 3 रेजिस्टेंसेस कैन बी मेड। तो 3 रेजिस्टेंसेस को यूज करके टोटल 4 कॉम्बिनेशन उसके बनाए जा सकते हैं। कैसे, मैं बना के दिखा देता हूं आपको, देखिएगा जरा इस चीज को। नंबर 8, ठीक है, ये नंबर 7 था, वो गलती से मैंने 6 लिख दिया था इसको। अब जरा देखें, 3 रेजिस्टेंसेस को यूज करके कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन तो ये बनाया जा सकता है, बिल्कुल तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि तीनों को इकट्ठा सीरीज में कनेक्ट कर दें, ये दूसरा कॉम्बिनेशन होगा। तीसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि दो रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल हो, लाइक इस तरह से करके, ठीक है, और तीसरी इनके साथ सीरीज में आ जाए ऐसे करके, ये तीसरा कॉम्बिनेशन है। और चौथा कॉम्बिनेशन ये बनाया जा सकता है ट्रायंगल की फॉर्म में, यानी दो रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज में हो जाएं, लाइक ऐसे करके, यूं, ये दोनों सीरीज में आ गए, और ये तीसरा इनके साथ इनके कंबाइंड इफेक्ट के साथ पैरेलल में आ जाए। तो इस तरीके से टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। ठीक हो गया ना। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी लें। ठीक, ओके जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ। देखें जी एमसीक्यू नंबर 9, कहता है दो रेजिस्टर्स हैं, इनको जब सीरीज में कनेक्ट करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 27 ओम्स की बनती है, और इनको जब पैरेलल में कनेक्ट करें तो 6 ओम्स की बनती है। कहते हैं इन दोनों रेजिस्टेंसेस की इंडिविजुअल वैल्यूज क्या हैं। चेक करते हैं फिर जरा, देखें, देखें। कहते हैं सीरीज में इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 27 ओम है,
तो सीरीज में क्या होगा फिर, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 27, यही बनता है ना फिर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और पैरेलल में, पैरेलल का ये फार्मूला है R1 R2, पैरेलल की इक्विवेलेंट का, ठीक है, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, वो कितनी बनती है, कहता है वो 6 बनती है। यही थी, चेक कर लेता हूं मैं। यस, यस बिल्कुल ठीक है। अब जरा देखें, कहते हैं आपने इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस फाइंड करनी है। मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इक्वेशन 1 को मैं उठाता हूँ और उठा के मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये ऐसे बन जाएगी, R1 R2 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू 6। क्या ख्याल है, ऐसे ही बनेगी ना। और 27 उधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो R1 R2 क्या बन गई, 27 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 7 42, 2 इधर 4 कैरी, और 6 2 12, और 4 क्या बन जाएगा, 162 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। अब आपने देखना है, ये जो चार सेट्स गिवन है, चार सेट जो गिवन है चार ऑप्शंस में, देखना है कि चारों में से कौन सा पर्टिकुलर सेट है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक को नहीं, दोनों को। एक को तो सेटिस्फाई चारों ही कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को चारों सेटिस्फाई कर रहे हैं, चारों को चेक करने। लेकिन इक्वेशन 2 को भी कौन सा सेट कर सेटिस्फाई कर रहा है, हम उसी पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। यानी रेजिस्टेंसेस का सम 27 और उनकी प्रोडक्ट 162। देखते हैं जरा कौन से वाला सेटिस्फाई करेगा। देखें, इन दोनों का सम 27 बन रहे हैं और इनकी प्रोडक्ट देखें जरा। 21 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 21 मल्टीप्लाइड बाई 6। ये आप लोगों ने खुद ही करना है, 6 1 6 6 2 12, 126 आता है। तो 162 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेकंड वाला देखें, 9 प्लस 18, इनका सम 27 आ रहा है, यस। और इनकी प्रोडक्ट क्या आ रही है, तो 18 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 18 9 162, यस, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप बाकियों को भी चेक करना चाहते हैं तो कर लें। देखें, इन दोनों का सम तो 27 बन जाएगा, लेकिन इनकी प्रोडक्ट 162 नहीं बन रही। इसी तरह इन दोनों का सम देख लें, सम तो बन जाएगा इनका 27, लेकिन इनकी प्रोडक्ट देखें तो इनकी प्रोडक्ट 162 नहीं बन रही बल्कि 180 बन रही है। तो उन दोनों इक्वेशंस को सिर्फ यही वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी। आगे ना समझ बात की, वरना तरीका आंसर तक पहुंचने का एक दूसरा भी था कि उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें, बिल्कुल उसी मेथड से जो आप लोगों ने 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.8 में सीखा था। लेकिन वो बहुत लेंथी मेथड है। 2.8 में, 2.7 में, आई थिंक 2.7 में सीखा था, लेकिन वो बहुत लेंथी मेथड है, उससे अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, इसलिए उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट मेथड है, फौरन आंसर आ जाता है इससे, आपके सामने ही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए नंबर 10 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 10 है, कहते हैं तीन रेजिस्टेंसेज हैं, 2 ओहम, 4 ओहम, 5 ओहम की। इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है 10 वोल्ट की बैटरी के साथ। कहता है ये बताएं कि 4 ओहम की जो रेजिस्टर है उसमें से कितना करंट फ्लो करेगा। तो देखते हैं जरा, चेक करते हैं। 2 ओहम, 4 ओहम, 5 ओहम की रेजिस्टेंसेज हैं। देखें, ये पहली रेजिस्टेंस आ गई 2 ओहम, ये दूसरी आ गई 4 ओहम, और ये तीसरी आ गई 5 ओहम। 2 4 एंड 5 ओहम्स की, इन दोनों को कहता है लाके कनेक्ट कर दिया गया है बैटरी के साथ। इन दोनों को बैटरी से कनेक्ट किया, और बैटरी की कितनी है वोल्टेज, चेक कर लेते हैं। 2 4 5 ओम की रेजिस्टेंस, 10 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। ये 10 वोल्ट की बैटरी है। कहते हैं आप ये बताएं कि 4 ओहम की जो रेजिस्टेंस है इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा। ये करंट आपने फाइंड करना है। मुश्किल काम है कोई, सीधा सीधा करंट का फार्मूला ओहम्स लॉ को यूज करते हुए, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। अब 4 ओहम की रेजिस्टेंस से आपने करंट फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओहम ही होगी, और वोल्टेज क्या होगी, 4 ओहम के अक्रॉस क्या वोल्टेज है, वही है जो बैटरी की है, क्योंकि पैरेलल में। आंसर क्या आ गया, 2.5 एम्पेयर। कितना आसान था ये, ठीक हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या बना, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, नहीं जी, ऑप्शन बी। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम एमसीक्यू नंबर 11 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 11 है, कहते हैं 4.5 वोल्ट की बैटरी है, वो इतना करंट प्रोड्यूस कर रही है 0.5 एम्पेयर्स का, और उसको 7.5 ओहम के रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया गया है। कहते हैं आप ये बताएं कि शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगा। शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगा, आपने ये फाइंड करना है। तो पहले तो जो गिवन सिचुएशन है इसको देखें ना, एमसीक्यू नंबर 11 है। मैं एक मिनट पहले डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ। 4.5 वोल्ट की बैटरी है, और इसके साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट की गई है 7.5 ओहम्स की। तो वोल्टेज कितनी है बैटरी की, 4.5 वोल्ट्स, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, 0.5 एम्पेयर्स का,
और साथ ही साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू 7.5 ओहम से। आपसे उसने क्या, आप शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करें। करते हैं इसको स्टार्ट। देखें जरा फिर, ये डायग्राम मैंने बना के रख दिया आपके सामने, ये है। अब जरा देखें, अब इसको हम सोल्व करना शुरू करते हैं। तो जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा, ज़ाहिर है ओहम्स लॉ के मुताबिक ही फाइंड होगा ना, ओहम्स लॉ यूज करते हुए। आई इज इक्वल टू, तो जब शॉर्ट सर्किट करंट है तो फिर बैटरी की ईएमएफ की जरूरत पड़ेगी और बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि शॉर्ट सर्किट जब होगा तो फिर रेजिस्टेंस बीच में मौजूद नहीं होगी ना, रेजिस्टेंस नहीं होगी, ये दोनों वायर्स डायरेक्टली कनेक्टेड होंगी। रेजिस्टेंस जब निकल गई तो दोनों वायर्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो जब दोनों वायर्स डायरेक्टली कनेक्टेड होंगी तो अब जो इस पूरे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस होगी वो सिर्फ और सिर्फ बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। समझ आइए? तो लिहाजा उस वक्त वो वाली जो सिचुएशन होगी दैट विल बी कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। उस वक्त का जो करंट होगा दैट विल बी कॉल्ड शॉर्ट सर्किट करंट। तो शॉर्ट सर्किट करंट के लिए फिर सिर्फ बैटरी की ईएमएफ की जरूरत पड़ेगी और बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। अब बैटरी की ईएमएफ तो है हमारे पास, यहाँ पे पुट कर लेंगे, लेकिन बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। वो फाइंड करेंगे इसी चीज को, इसी सिचुएशन को यूज करते हुए। तो अगेन टर्मिनल वोल्टेज वाला फार्मूला यूज करें, V इज इक्वल टू ई माइनस आई मल्टीप्लाई बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां से देखें क्या बनेगी, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस ये बन जाएगी ई माइनस वी डिवाइडेड बाई आई। अभी कितना है ई, अभी ई कितना है, ईएमएफ कितनी है, ईएमएफ 4.5 वोल्ट माइनस वी। वी क्या होगा, जरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टर के अक्रॉस, नहीं ना गिवन, तो कोई बात नहीं, नहीं गिवन तो हम क्या करेंगे, जितना करंट फ्लो कर रहे हैं उसको इसी रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेजिस्टर के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय करंट। चलें एक ही दफा वैल्यू पुट कर लेंगे। अब जरा देखें 4.5 माइनस कितना करंट है, अभी का करंट कितना है 0.5 एम्पियर। हमें शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करना है, अभी का करंट हमें बता दिया गया 0.5, 0.5 मल्टीप्लाई अभी की रेजिस्टेंस कितनी है 7.5, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय करंट कितना है अगेन 0.5। अब इसको सिंप्लीफाई करें, क्या बनेगा जी, ये लिखा जी 4.5 और 0.5 को अगर आप 7.5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, क्या बन जाएगा जी, ये माइनस, ये बन जाएगा 3.75। ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेना, मुझे पता है आपके लिए मसला हो रहा होगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, क्योंकि जरा कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होगा। तो देखें तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज असल में क्या लिखी है, 1/2 लिखे है, 0.5 का मतलब होता है 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई 7.5, यानी 7.5 को आपने 2 से डिवाइड करना है। अब देखें पॉइंट इग्नोर करें, 75 को अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या आता है 37 पॉइंट, क्या आएगा 37.5 आएगा, ऐसा ही है ना, 37.5 आएगा। लेकिन अब जब पॉइंट को वापस ले आएंगे तो पॉइंट इधर पीछे आ जाएगा तो बनेगा 3.75, ऐसे बना। ओफो, दिखाई नहीं दिया आपको दोबारा ये देखें, दोबारा समझा देता हूँ। 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो 7.5 जो है इसका मतलब है 2 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर पॉइंट को इग्नोर करें तो 75 को 2 से डिवाइड करें तो बनता है 37.5, लेकिन पॉइंट को अगर दोबारा से कंसिडर करें तो फिर पॉइंट, ये आंसर का पॉइंट दोबारा वापस पीछे आ जाएगा तो बन जाएगा 3.75, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 3.75 डिवाइडेड बाय 0.5। अब देखें क्या बन जाएगा, अब 4.5 में से 3.75 को सब्ट्रैक्ट करें तो अब ये क्या बन गया, अगेन ये बन गया 0.75 डिवाइडेड बाय 0.5, और 0.75 को 0.5 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 1.5। ठीक हो गया, अगेन वही तरीका डिवाइड करने का, पॉइंट्स को इग्नोर करें, 75 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 15, और दोबारा पॉइंट को कंसिडर करें तो पॉइंट दरमियान में आ जाएगा फिर से। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब इसी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को अब यहाँ पे पुट कर दें, देखें जरा बैटरी की ईएमएफ कितनी है 4.5, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, कितनी आई पड़ी है अभी 1.5, और जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अगेन डिवाइड करने का वही फार्मूला, पॉइंट्स इग्नोर करें तो 45 को 15 से डिवाइड करें आंसर 3 आता है, कंसिडर करेंगे तो भी 3 आएगा क्योंकि पॉइंट है ही नहीं इस दफा। ठीक हो गया ना, सो करेक्ट आंसर इज कौन सा बना, ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आगे समझ बात की, ओके जी। नेक्स्ट आ जाए एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ। कहता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल का जो है वो ई है, यानी उसकी ईएमएफ बता दी है अभी, उसकी, उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसकी ईएमएफ के बराबर ही है। कहता है जब इसको शॉर्ट सर्किट किया जाएगा तो अब उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। एक सेल की ईएमएफ ई है, शायद मैंने स्टेटमेंट में गड़बड़ कर दी, मैं गलत बोल गया हूं, एक सेल की ईएमएफ ई है। कहता है बताएं कि उस सेल को जब शॉर्ट सर्किट किया जाएगा तो उसका उस वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा।
तो देखें जरा, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। अगेन ये आपके सामने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। क्या फार्मूला है? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ये ठीक हो गया। अब आपसे ये पूछा हुआ है कि बताएं कि जब उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे तो उस सूरत में उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो इस चीज को फिर डायग्राम के थ्रू समझें। देखें जरा, ये है हमारा सेल, इसको लाके कनेक्ट, इसके दोनों टर्मिनल्स को हमने लाके कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली। लें जी, जब डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो अब तो दरम्यान में किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस है तो बहुत स्मॉल सी रेजिस्टेंस है जो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो करंट क्या करेगा? करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो जब करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा तो ये वाली जो प्रोडक्ट है, ये पूरी की पूरी जो प्रोडक्ट है आई आर, ये भी तो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। और इंक्रीज करते करते किसके इक्वल हो जाएगी? ऑलमोस्ट बैटरी की ईएमएफ के इक्वल हो जाएगी। तो जब बैटरी की ईएमएफ के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे आई आर की जगह भी क्या आ जाएगा? ई। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखें, ये एग्जैक्टली जीरो नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है। क्यों एग्जैक्टली जीरो क्यों नहीं होता? इसलिए कि ये प्रोडक्ट बैटरी की ईएमएफ के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती, बल्कि ऑलमोस्ट इक्वल होती है। एग्जैक्टली इक्वल इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस, वो तो जीरो नहीं है ना, वो बहुत स्मॉल है, लेकिन एग्जैक्टली जीरो तो नहीं है। तो इसलिए ये वाली प्रोडक्ट जो है ये फिर लार्ज होते होते बैटरी की ईएमएफ के एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकती। तो जब यहाँ पे एग्जैक्टली ई नहीं आएगा तो फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी एग्जैक्टली जीरो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो होती है। लेकिन खैर यहाँ पे तो हम अप्रोक्सीमेट बेसिस पे ही बात कर रहे हैं, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। समझ आ गई बात की? ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 13 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 13 को पढ़ें जी। क्या कहता है यहाँ पे? कहता है दो वायर्स हैं मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, एक ही मटेरियल की बनी हुई है, उन दोनों की लेंथ भी सेम है, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। वायर पी जो है उसका डायामीटर है 2 मिलीमीटर और वायर क्यू का डायामीटर है 1 मिलीमीटर। कहता है इनमें से जो करंट फ्लो करेगा उस फ्लो होने वाले करंट की रेशो क्या होगी, यानी रेशो ऑफ करंट इन पी टू रेशो ऑफ करंट इन क्यू। ठीक है, पहले मैं इनके डायमीटर्स यहाँ पे लिख लेता हूँ, अपने पास सेव कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इधर रजिस्टर की तरफ लेके आता हूँ। देखें जी, वायर पी का जो डायामीटर है, डायामीटर ऑफ वायर पी, वो हमें उसने बताया हुआ है कितना बताया? 2 मिलीमीटर्स। 2 मिलीमीटर्स। जबकि वायर क्यू जो है उसका डायामीटर उसने हमें बताया हुआ है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। और आपसे उसने पूछी हुई है रेशो कौन सी? रेशो ऑफ करंट इन पी वायर टू रेशो ऑफ करंट इन क्यू वायर। ये रेशो उसने आपसे पूछी हुई है। फिर एक और बात, साथ उसने ये भी बताया कि दीज टू वायर्स जो हैं ये एक ही मटेरियल की बनी हुई है, यानी इनके लिए रेजिस्टिविटी सेम होंगी। वो भी मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ। इनके लिए रेजिस्टिविटी सेम होंगी, यानी रेजिस्टिविटी ऑफ पी इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ क्यू। एक चीज साथ कहता है इन दोनों की लेंथ भी सेम है, इन दोनों की लेंथ भी सेम है। तो वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेंथ ऑफ पी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू। और आखिरी चीज जो उसने बताई है, कहता है कि दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू बैटरी, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका जो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेम होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ क्यू। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ, हम अपनी रेशो फाइंड करते हैं। देखें जी, फिर अब ये रेशो है जो हमने करनी है फाइंड, ये वाली। ठीक है, बाकी सारी चीजें बताई हैं, डायमीटर्स बताए हुए हैं, रेसिस्टिविटीज बताई हैं, दोनों की सेम है, लेंथ्स दोनों की सेम है, और दोनों पैरेलल में है, तो इसका मतलब है दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। जो रेशो हमने फाइंड करनी है हम उसी से स्टार्ट करते हैं। आई पी डिवाइडेड बाई आई क्यू, ये मैंने लिख दिया जो मैंने फाइंड करनी है चीज, ये लिखा। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ आई पी क्या होगा? जाहिर है वी पी करंट इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर। तो वी पी डिवाइडेड बाई आर पी होल डिवाइडेड बाई आई क्यू क्या होगा? डेफिनेटली वी क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू। आगे समझ। अब जरा देखें, यहाँ पे हमें बताया दोनों पैरेलल में, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के सेम है, तो वी पी और वी क्यू क्योंकि सेम है तो ये तो हो गए कैंसिल आउट। बाकी क्या बचेगा? आर क्यू ऊपर और आर पी नीचे आ जाएगा, तो ये आर क्यू ऊपर चला गया और आर पी आ गया नीचे। समझ आ गई बात की? अब जरा फर्दर देखें, हम ऐसे करते हैं कि रेजिस्टेंसेस के फार्मूलाज को हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक रेजिस्टेंस के बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें कोई नहीं है, तो इसलिए डायरेक्टली हम रेशो भी फाइंड नहीं कर सकते, तो फिर रेजिस्टेंस के फार्मूलाज हमें यूज करने पड़ेंगे। तो देखें जरा, क्या लिखा जाएगा इसके लिए? आर क्यू के लिए रो, जरा रेजिस्टिविटी लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, और क्योंकि ऊपर क्यू लिखा है तो ये रेजिस्टिविटी ऑफ क्यू है,
लेंथ ऑफ क्यू है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्यू है, होल डिवाइड बाय, अब पी की बारी। तो अगेन रेजिस्टिविटी ऑफ पी है, लेंथ ऑफ पी है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पी है। अगेन देखें ऊपर आपको क्या बताया कि रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ सेम है, तो इसका मतलब है दोनों रेजिस्टिविटीज भी कैंसिल, दोनों की दोनों लेंथ भी कैंसिल। अगेन ए पी ऊपर और ए क्यू नीचे आ जाएगा। तो देखें जरा, यहाँ पे आई पी ओवर आई क्यू ऐसे ही चल रहा है, आई पी आई क्यू ऐसे ही चल रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ए पी ऊपर चला जाएगा, ए क्यू नीचे आ जाएगा, ए पी ऊपर चला गया, ए क्यू नीचे आ गया। समझ आ गई बात की। अब ए पी एरिया, तो एरिया क्या होगा, पाए आर स्क्वायर, और आर क्या होता है, डायामीटर बाई टू, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन डायामीटर के बारे में गिवन है, तो इसलिए एरिया हम डायामीटर की फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखेंगे पाई इंटू डी बाई टू का स्क्वायर, लेकिन डायामीटर किसका, पी वाली वायर का, तो ये लिखा डायामीटर ऑफ पी। इस तरह नीचे देखें पाई और डी किसका, क्यू वायर का, डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर। पाई पाई से कैंसिल, टू टू से कैंसिल, तो बाकी क्या बच रहा है, डायामीटर का, डायामीटर ऑफ पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डायामीटर ऑफ क्यू का स्क्वायर। अब डायामीटर ऑफ पी कितना है, टू, डायामीटर ऑफ क्यू कितना है, वन, तो ऊपर आएगा टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, नीचे वन, वन का स्क्वायर वन, तो रेशो कितनी आ गई, 4:1। दैट्स इट। आगे ना समझ बात की। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये मैं क्योंकि सॉल्व कर रहा हूँ, साथ साथ समझा रहा हूँ, इतना टाइम लग रहा है, जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो जाहिर है ये इतने स्टेप्स, ये जो आप लोग कर रहे हैं प्रॉपरली फार्मूला लिखना, ये आप लोग तो नहीं करोगे, आप लोग तो इनको जहन में सॉल्व करोगे, अपने ब्रेन में सॉल्व करोगे और डायरेक्ट आंसर को अप्रोच करोगे। आप लोग जब ये इस चीज तक पहुंचोगे ना, यहां से आप लोगों ने डायरेक्ट, जब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, आप लोगों ने डायरेक्ट ये चीज लिख देनी है, डायामीटर की रेशो, रेजिस्टेंस से डायरेक्ट डायामीटर की रेशो पे पहुंच जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस से ऐसे नहीं। ठीक है, तो खैर यहाँ पे रेशो बनती है 4:1, तो करेक्ट आंसर देखें क्या बनता है, 4:1। ये मेरा ख्याल है मैंने कोई मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे रेशो आ रही है 1:4। यस ये है ना, ये 4:1 ये है, ऑप्शन डी ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम एमसीक्यू नंबर 14 की तरफ। देखिएगा जरा, कहता है दो बैटरीज हैं, सॉरी दो रेजिस्टर्स हैं, अगेन उनके नाम है पी और क्यू, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई है और कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी वही सारा ऊपर वाला डाटा ही है कि दो वायर्स पी और क्यू है, ऊपर भी यही बताया था दो वायर्स हैं, इन दोनों की लेंथ सेम है। तो एमसीक्यू नंबर 13 में भी यही बताया था कि दोनों की लेंथ सेम है, दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई है, एमसीक्यू नंबर 13 में भी यही बताया था कि सेम मटेरियल की बनी हुई है, और कनेक्टेड इन पैरेलल, तो वहां भी यही बताया था कि पैरेलल में कनेक्टेड है। डायामीटर ऑफ पी जो है वो डायामीटर ऑफ क्यू का हाफ है, तो ऊपर क्या बताया था, ऊपर डायामीटर ऑफ पी जो है वो डायामीटर ऑफ क्यू का डबल था, ये फर्क था सिर्फ। ठीक है, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट पासिस थ्रू पी, तो पी में से टोटल कितना करंट पास करेगा, कितने फ्रैक्शन का करंट पास करेगा। देखिए सिर्फ एक चीज इन्वर्ट हो चुकी है इस वाले एमसीक्यू में, वो क्या, कि यहाँ पे पी का डायामीटर हाफ है, ऊपर वाले में पी का डायामीटर डबल था, तो सिर्फ इतना होगा कि रेशो उलट जाएगी बस, और कुछ भी नहीं होने वाला। और जब रेशो पता चल गई तो करंट का फ्रैक्शन फाइंड करना हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। आई समझ बात की। तो देखें जरा, एम जिसको ये समझ क्योंकि मैं सारी इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं जो एमसीक्यू नंबर 13 में मौजूद थी, तो वो सारी डिटेल्स में नहीं समझाने वाला। तो अगर किसी के लिए कोई मसला है, किसी ने एमसीक्यू नंबर 13 ऊपर नहीं समझा, तो पहले वो उसको समझ ले और फिर एमसीक्यू नंबर 14 की तरफ आ जाए। अभी जरा देखें एमसीक्यू नंबर 14 के लिए अब रेशो बनेगी क्या, यहाँ पे है आई पी डिवाइडेड बाई आई क्यू, और रेशो क्या बनी थी, 4:1 ये बनी थी। अब क्या होगी, अब होगी, अब क्योंकि पी का डायामीटर हाफ हो चुका है, पहले पी का डायामीटर डबल था। ठीक है, तो अब क्या होगा फिर, ये आई पी और आई क्यू, अब ये रेशो इन्वर्ट होके बन जाएगी 1/4। समझ आ गई बात की। यानी टोटल पांच हिस्सों में से एक हिस्सा करंट पी में से गुजरेगा। आगे समझ, टोटल पांच हिस्सों में से एक हिस्सा करंट पी में से गुजरेगा। तो अगर पांच में से एक हिस्सा करंट पी में से गुजर रहा है, तो फिर अब मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे फ्रैक्शन फाइंड करना कोई बड़ा मसला है। अब फ्रैक्शन कैसे फाइंड किया जाता है, फ्रैक्शन ऐसे फाइंड किया जाता है, देखें जरा, फ्रैक्शन ऑफ पी, तो फ्रैक्शन ऑफ पी क्या होगा, वो ये होगा, पी की रेशो को ऊपर लिखना है, सम ऑफ रेशोज को नीचे लिखना है, और ओरिजिनल करंट से मल्टीप्लाई कर देना है, ओरिजिनल करंट है आई, तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा I/5, यानी 1/5 आई, और 1/5 क्या होता है 0.2, तो ये फ्रैक्शन बन गया 0.2 ऑफ पाई। दैट्स इट। समझ आ गई ना बात की। तो करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक, ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम एमसीक्यू नंबर 15 की तरफ, जो कि लास्ट है और है भी आसान सा। प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी क्या होती है इनकी प्रोडक्ट, देखें जरा।
हमें पता है कि प्रोडक्ट कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती हैं। कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई कंडक्टिविटी, इन दोनों की प्रोडक्ट, तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो रेजिस्टिविटी की जगह भी लिख दें 1/कंडक्टिविटी, वो कंडक्टिविटी एज इट इज, तो आंसर क्या आया 1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन कौन सा बनता है देखते हैं जरा। करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज, 1 आना चाहिए था जो कि नहीं है। लें जी, दैट्स इट। आगे समझ। तो ये थे आपके टेस्ट नंबर 9 के एमसीक्यूज। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह टेस्ट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।